of centrality of retinoblastoma to control the cell cycle. An interesting question है कि why retinoblastoma is not mutated in every cancer. In fact, mutations other genes में जो कि कंट्रोल करते हैं रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेशन को, वो मिमिक कर सकते हैं इफेक्ट रेटाइनोब्लास्टोमा लॉस का, एंड कॉमनली फाउंड होते हैं इन मैनी कैंसर्स जिनको नॉर्मल रेटाइनोब्लास्टोमा जीन होते हैं. फॉर एग्जांपल, म्यूटेशनल एक्टिवेशन CDK4 की और ओवर एक्सप्रेशन साइक्लिन डी की फेवर करता है सेल की प्रोलिफरेशन बाय फैसिलिटेटिंग द रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेशन एंड इनएक्टिवेशन. इंडीड साइक्लिन डी जो है वो ओवर एक्सप्रेस होता है मैनी ट्यूमर्स में, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन या फिर ट्रांसलोकेशन हो जाती है साइक्लिन D1 जीन की. म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन जीन्स की जो कि इनकोड करते हैं CDK इनहिबिटर्स को, वो भी ड्राइव कर सकते हैं सेल साइकिल को बाय रिमूविंग इंपॉर्टेंट ब्रेक्स ऑन द साइक्लिन CDK एक्टिविटी. जैसा कि हमने पहले देखा, CDKN2A जीन है जो इनकोड करता है CDK इनहिबिटर P16 को. वो एक्सट्रीमली कॉमन टारगेट है डिलीशन का या म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन का इन द ह्यूमन ट्यूमर. अब नाउ एक्सेप्ट किया गया है कि लॉस नॉर्मल सेल साइकिल कंट्रोल का सेंट्रल होता है टू द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 4 की रेगुलेटर्स सेल साइकिल के P16, साइक्लिन D, CDK4 और रेटाइनोब्लास्टोमा, इनमें से कोई भी एक जो है वो म्यूटेटेड होता है इन मोस्ट ह्यूमन कैंसर्स में. नोटेबली कैंसर्स में जो कि कॉज होते हैं बाय सर्टेन ऑन्कोजेनिक वायरसेस से, जो हम बाद में देखेंगे, वो अचीव होता है थ्रू डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ द रेटाइनोब्लास्टोमा बाय वायरल प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV E7 प्रोटीन जो है वो बाइंड करती है टू द हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म रेटाइनोब्लास्टोमा के साथ और प्रिवेंट करती है उसको फ्रॉम इनहिबिटिंग द E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को. थस रेटाइनोब्लास्टोमा फंक्शनली डिलीटेड होता है, लीड करता है टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. समरी देखें, हमने देखा कि रेटाइनोब्लास्टोमा गवर्नर है सेल साइकिल का. लाइक अदर ट्यूमर सप्रेसर जीन, दोनों कॉपी रेटाइनोब्लास्टोमा की डिसफंक्शनल मस्ट होनी चाहिए फॉर ट्यूमर टू डेवलप. इन केसेस जो कि फैमिलियल रेटाइनोब्लास्टोमा के होते हैं, एक डिफेक्टिव कॉपी होती है RB जीन की, वो हर जर्म लाइन सेल में होती है, तो एक एडिशनल सोमेटिक म्यूटेशन चाहिए होती है टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द रेटाइनोब्लास्टोमा फंक्शन. RB जो है वो एग्जर्ट करता है एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट, ठीक है. ये कंट्रोल करता है G1 टू GS जो ट्रांजिशन होती है ना सेल साइकिल की, उसको. इसकी एक्टिव फॉर्म जो है RB की वो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होती है और वो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करती है, ये हमने देखा. तो ये जो इंटरेक्शन होता है ना, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन जीन्स की, जैसे साइक्लिन E की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता जो कि चाहिए होता है हमें DNA रेप्लिकेशन में. तो सेल्स जो है ना अरेस्ट हो जाते हैं G1 में और फिर ये एंटी प्रोलिफरेशन होती है, यानी प्रोलिफरेशन नहीं होती, G1 में अरेस्ट हो जाते हैं. हमने फिर देखा ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग जो है लीड करती है साइक्लिन D के एक्सप्रेशन, एक्टिवेशन साइक्लिन D CDK4/6 कॉम्प्लेक्सेस की, इनएक्टिवेशन RB की by the phosphorylation and thus release of the E2F. लॉस सेल साइकिल के कंट्रोल का फंडामेंटल होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में. ऑलमोस्ट सारे कैंसर जो है ना उनको डिसेबल्ड G1 चेक पॉइंट होता है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ आइदर RB या फिर जीन्स जो कि अफेक्ट करते हैं RB के फंक्शन को, जैसे कि साइक्लिन D, CDK4, CDK इनहिबिटरीज. बहुत से ऑन्कोजेनिक DNA वायरसेस जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इनकोड करता है प्रोटीन्स को, जैसे कि E7 को, जो बाइंड करती है RB के साथ और उसको रेंडर करती है नॉन फंक्शनल. नेक्स्ट हम आ जाते हैं TP53 पे, गार्डियन ऑफ द जीनोम. द P53 इनकोडिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड जीन होता है ह्यूमन कैंसर्स में. P53 प्रोटीन जो है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो थ्रॉट्स करती है न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को बाय 3 इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स के साथ. एक्टिवेशन कर देती है टेम्पररी सेल साइकिल अरेस्ट की, जिसको क्विएसेंस कहा जाता है उसकी, या फिर इंड्यूस करवा देती है परमानेंट सेल साइकिल का अरेस्ट, इसको सेनेसेंस कहेंगे, या ट्रिगर करती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको अपोप्टोसिस कहा जाता है. अगर RB जो कि सेंसर है एक्सटर्नल सिग्नल्स का, तो
P53 को मॉनिटर किया देखा जाता है एज अ सेंट्रल मॉनिटर इंटरनल स्ट्रेस का, जो डायरेक्ट करता है स्ट्रेस्ड सेल्स को टुवर्ड वन ऑफ दीज पाथवे, या क्विसेंस, सीनेसेंस या अपोप्टोसिस की तरफ। वैरायटी ऑफ स्ट्रेस जो है ना वो ट्रिगर करते हैं P53 रिस्पॉन्स पाथवेज को, जिसमें एनोक्सिया भी आ जाता है, इनएप्रोप्रिएट प्रो ग्रोथ का स्टिमुलाई जैसे कि अनब्रिडल्ड MYC या फिर रास की एक्टिविटी। इसके अलावा कोई DNA का डैमेज। बाय मैनेजिंग द DNA डैमेज रिस्पॉन्स, P53 प्ले करता है सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द जीनोम, जैसे कि हम आगे देखेंगे। अब जो नॉन स्ट्रेस्ड हेल्दी सेल्स होते हैं उनमें P53 की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 20 मिनट जितनी, क्योंकि इसकी एसोसिएशन होती है MDM2 के साथ, जो कि प्रोटीन है जो टारगेट करती है P53 को डिस्ट्रक्शन के लिए। जब सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे कि कोई असॉल्ट हो गई उसकी DNA की, तो सेंसर्स जो जिसमें इंक्लूड है प्रोटीन काइनेजेस जैसे कि ATM वगैरह हैं, ATM अटेक्सा टेलेंजेक्टेसिया म्यूटेटेड, तो वो ना एक्टिवेट हो जाते हैं। ATM इस तरह के काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं जब कोई असॉल्ट होता है, तो ये सेंसर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं। अब ये एक्टिवेटेड सेंसर कैटलाइज करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन P53 में, जो रिलीज़ करती है इसको फ्रॉम द MDM2 के साथ अटैच था ना, उससे रिलीज़ कर देगी, तो उसकी हाफ लाइफ अब बढ़ जाएगी और इनहेंसिंग इट्स एबिलिटी टू ड्राइव द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन्स। 100 ऑफ जीन्स जिनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होती है P53 से वो फाउंड हुए हैं। इन जीन्स ये जो जीन्स हैं ये सप्रेस करते हैं न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को 3 मैकेनिज्म से। कौन से? सबसे नंबर 1 है P53 mediated cell cycle arrest may be considered the primordial response to the DNA damage। इसको हम primordial response कहते हैं, जो DNA डैमेज से होता है। जो P53 mediated cell cycle का अरेस्ट होता है वो primordial response होता है to DNA डैमेज। फिगर देखें, फिगर बाद में देखते हैं, पहले हम रीड करते हैं। देखिए ये होता है प्राइमोडियल रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज लेट इन द G1 फेज़ में, और ये कॉज होता है मेनली बाय P53 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन CDK1 जीन की, CDK1A P21 उसकी मदद से G1 फेज़ में। देखें जो P21 है ना, ये प्रोटीन इनहिबिट करती है साइक्लिन D को, इसको इनहिबिट करेगी साइक्लिन D के कॉम्प्लेक्स को, और प्रिवेंट करती है फॉस्फोराइलेशन RB की, देर बाय अरेस्ट कर देती है सेल को G1 फेज़ में। इस तरह का पॉज सेल साइक्लिंग में वेलकम होता है, क्योंकि ये देता है सेल को ब्रीदिंग टाइम टू रिपेयर द DNA डैमेज। P53 प्रोटीन जो है वो आल्सो इंड्यूस करवाती है एक्सप्रेशन DNA डैमेज का, DNA डैमेज रिपेयर जीन का। अगर DNA डैमेज रिपेयर हो जाता है सक्सेसफुली तो P53 अप रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन MDM2 की और लीड करेगा इट्स ओन डिस्ट्रक्शन एंड रिलीफ ऑफ द सेल साइकिल ब्लॉक, जो ब्लॉक हुआ है उसको रिलीफ। अगर डैमेज रिपेयर नहीं हो पा रहा, सेल में एंटर द P53 इंड्यूस सेनेसेंस में चला जाएगा, या फिर P53 डायरेक्टेड अपोप्टोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 2 क्या होता है? न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी कैसे सप्रेस होती है? देखिए P53 इंड्यूस्ड सेनेसेंस होती है, इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट होता है। इसलिए कैरेक्टराइज होता है स्पेसिफिक चेंज इन द मॉर्फोलॉजी एंड जीन एक्सप्रेशन, जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको क्विसेंस से या रिवर्सिबल सेल साइकिल अरेस्ट। सेनेसेंस जो है वो रिक्वायर करती है एक्टिवेशन P53 की एंडोटाइनोब्लास्टोमा की एंड एक्सप्रेशन उनके मेडिएटर्स की, जैसे कि CDKIs की। मैकेनिज्म सेनेसेंस का अनक्लियर है, लेकिन ये सीम हुआ है टू इन्वॉल्व ग्लोबल क्रोमाटिन चेंजेस, जो ड्रास्टिकली एंड परमानेंटली अल्टर करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, थर्ड जो होता है न्यूप्लास्टिक से प्रिवेंशन, वो होती है P53 इंड्यूस्ड अपोप्टोसिस होती है सेल की विथ इरिवर्सिबल DNA डैमेज के साथ। इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ। ये मीडिएट होता है बाय अप रेगुलेशन सेवरल प्रो अपोप्टोटिक जीन, जैसे कि बैक्स एंड प्यूमा, जो बाद में देखेंगे, इनकी अप रेगुलेशन होती है। टू समराइज P53 एक्टिवेट होता है स्ट्रेस के ज़रिए से, जैसे कि कोई DNA का डैमेज हो गया, और असिस्ट करता है इन DNA रिपेयर में। कौन? P53 बाय कॉजिंग द G1 का अरेस्ट एंड इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ DNA रिपेयर जीन, उनका एक्सप्रेशन बढ़ा के। A cell with damaged DNA that cannot be repaired is directed by P53 to either enter the senescence में या फिर अपोप्टोसिस कर जाए। In the view of these activities, P53 को rightfully कहा गया है guardian of the genome। With the loss of the normal P53 का फंक्शन जब लॉस हो जाता है तो DNA का डैमेज जो है अनरिपेयर्ड जाएगा, म्यूटेशंस जो है फिक्स्ड हो जाएंगे डिवाइडिंग सेल्स के अंदर,
और सेल का टर्न ओवर ऑन टू अ वन वे स्ट्रीट लीडिंग टू द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मिंग द इम्पोर्टेंस TP53 की इन कंट्रोलिंग द कार्सिनोजेनेसिस, मोर देन 70% ह्यूमन के कैंसर जो है उनमें डिफेक्ट इसी जीन में होता है 70%, और रिमेनिंग जो मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है उनमें डिफेक्ट होता है जीन्स में इन द अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम T53 में। बाय एलीलिक एबनॉर्मलिटी TP53 जीन की फाउंड हुई है वर्चुअली सारे तरह के कैंसर्स में, इंक्लूडिंग कार्सिनोमा लंग का, कॉलन, ब्रेस्ट का, द 3 लीडिंग कॉज ऑफ द कैंसर डेथ। मोस्ट केसेस में म्यूटेशंस अफेक्ट करती हैं दोनों TP53 एलील को, जो कि चाहिए होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं सोमेटिक सेल्स में। अदर ट्यूमर्स में जैसे कि कुछ सार्कोमास हो गए तो उनमें T53 जीन जो है, TP53 जीन वो इंटेक्ट होता है, लेकिन P53 जो है ना, P53 का फंक्शन वो लॉस्ट होता है क्योंकि एम्प्लीफिकेशन या ओवर एक्सप्रेशन MDM2 जीन की हो जाती है, जो इनकोड करता है पोटेंट इनहिबिटर P53 को। तो MDM जो है इनहिबिटर P53 को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, इनहिबिटर होगा P53 का तो फिर सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, तो प्रोलिफरेशन होती जाएगी। तो रिजल्टिंग डिसऑर्डर इसका लाइफ्रोमेनी सिंड्रोम, जिसमें ये लेस कॉमनली पेशेंट इनहेरिट करते हैं म्यूटेंट TP53 एलील, ठीक है, म्यूटेंट जो एलील वो इनहेरिट करते हैं उसको लाइफ्रोमेनी सिंड्रोम कहा जाता है, उसमें होता है। एज इन द केस विद द फैमिलियल रिटाइनोब्लास्टोमा, इनहेरिटेंस एक म्यूटेंट TP53 एलील की प्री डिस्पोज कर देती है अफेक्टेड इंडिविजुअल को कि वो डेवलप करे मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि ओनली वन एडिशनल हिट इज़ नीडेड टू इनएक्टिवेट द सेकेंड नॉर्मल एलील। पेशेंट लीफ्रोमेनी सिंड्रोम के उनको 25 फोल्ड ज़्यादा चांस होता है डेवलपिंग अ मेलिग्नेंट ट्यूमर बाय 50 ईयर ऑफ द एज कंपेयर्ड विद द जनरल पॉपुलेशन। इन कंट्रास्ट ट्यूमर जो है, to tumor developing in the patient who inherit a mutant RB allele, the spectrum of tumor that develop in the patient with the Li-Fraumeni syndrome is much more varied. Most common types में sarcomas, breast cancer, leukemia, brain tumors and carcinomas of the adrenal cortex आ जाते हैं। तो ये ज़्यादा वेरीड है Li-Fraumeni वाले ट्यूमर से एज कम्पेयर टू द RB allele ट्यूमर। कंपेयर विद इंडिविजुअल जो डायग्नोस होते हैं विद स्पोरेडिक ट्यूमर, पेशेंट विद लीफ्रोमेनी सिंड्रोम के जो होते हैं ना वो डेवलप करते हैं ट्यूमर यंगर एज में, और ये डेवलप कर सकते हैं मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर्स इनमें हो सकते हैं। एज विद द रिटाइनोब्लास्टोमा, नॉर्मल P53 आल्सो रेंडर कर सकता है नॉन फंक्शनल बाय सर्टेन ओंकोजेनिक DNA वायरसेस की वजह से। प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द ओंकोजेनिक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्टेन पोलियोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस B वायरस बाइंड करते हैं टू P53 के साथ और नलीफाई कर देते हैं उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन, थस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं DNA वायरसेस सबवर्ट, थस जो ट्रांसफॉर्मिंग DNA वायरसेस हैं वो सबवर्ट करते हैं टू ऑफ द बेस्ट अंडरस्टूड ट्यूमर सप्रेसर्स को, रिटाइनोब्लास्टोमा को एंड P53 को। ये फिगर है, अब ये फिगर देख लेते हैं। इसमें दिखाया गया है रोल P53 का इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द जीनोम। एक्टिवेशन नॉर्मल P53 की बाय DNA के डैमेज के एजेंट से या फिर हाइपोक्सिया की वजह से लीड करेगा सेल साइकिल का अरेस्ट G1 में, और फिर इंड्यूस कराता है DNA का रिपेयर बाय ट्रांसक्रिप्शनल अपरेगुलेशन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर की STK NIA यानी P21 की जो है, ये होता है इसका दूसरा नाम है P21, तो उसकी जो है अपरेगुलेशन एंड GADD45 जीन्स की, उसके ज़रिए से जो है ये ऐसा करवाता है, G1 में अरेस्ट कराता है और इंडक्शन कराता है DNA का रिपेयर। सक्सेसफुल रिपेयर DNA का ना अलाउ करता है सेल को कि वो प्रोसीड करे विद द सेल साइकिल। अगर DNA का रिपेयर फेल हो जाता है तो P53 ट्रिगर करेगा या तो अपोप्टोसिस या सीनेसेंस। कुछ सेल्स में विद द लॉस और म्यूटेशन ऑफ द TP53 DNA damage does not induce the cell cycle arrest or DNA repair and genetically damaged cell proliferate करते हैं और देते हैं rise eventually to malignant neoplasms। ये देखें, सबसे पहले आयनाइजिंग रेडिएशन है या कार्सिनोजेंस है, उनकी वजह से जो है वो नॉर्मल सेल है, P53 इसका नॉर्मल है, ये सेल वो है जिसका म्यूटेटेड है या फिर लॉस हो गया है P53। तो उनमें जब ये म्यूटाजेंस या कार्सिनोजेंस या फिर कोई आयनाइजिंग रेडिएशन आई तो नॉर्मल वाले का DNA डैमेज हुआ, इसका भी हुआ। इसका ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस या हाइपोक्सिया से भी हो सकता है। इन दोनों में जो है, इसमें जो है ना P53 एक्यूमुलेट हुआ और बाइंड कर गया DNA के साथ। इसमें जो है ना ख़राब वाले में P53 डिपेंडेंट जीन्स एक्टिवेट ही नहीं हुए,
क्योंकि वो नहीं है P53, तो ना ही इसका पहले देख लेते हैं। P53 एक्यूमुलेट हुआ, बाइंड किया DNA के साथ, ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑन द टारगेट, सीनेसेंस हो गई, या फिर P21 यानी कि CD के इनहिबिटर बनेंगे, वो G1 में अरेस्ट करेंगे और सक्सेसफुली रिपेयर करेंगे, या फिर GAD45 DNA रिपेयर होगा और सक्सेसफुल रिपेयर, या रिपेयर फेल हो जाएगा तो अपोप्टोसिस होगी, बैक्स भी होगा एक्टिवेट होगा तो अपोप्टोसिस होगी। ये एक अपोप्टोटिक जीन है। जबकि जिसमें नहीं है, P53 का लॉस है या म्यूटेशन है, तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो सेल साइकिल में अरेस्ट नहीं होगा, DNA का रिपेयर भी नहीं होगा, सेनेसेंस भी नहीं होंगे, म्यूटेंट सेल्स ही होंगे, एक्सपेंशन होगी, एडिशनल म्यूटेशन होंगी और मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। समझिए, देखिए हमने क्या देखा, TP53 गार्डियन ऑफ द जीनोम में हमने देखा TP53 इनकोड करता है P53 को, द सेंट्रल मॉनिटर ऑफ द स्ट्रेस इन द सेल, जो एक्टिवेट हो सकता है एनोक्सिया, इनअप्रोप्रिएट ऑन्कोजीन के सिग्नल की वजह से, DNA डैमेज की वजह से। अब एक्टिवेटेड जो P53 ये कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन और एक्टिविटी उन जीन्स की जो कि सेल साइकिल अरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, DNA रिपेयर, सेलुलर सेनेसेंस एंड अपोप्टोसिस। DNA डैमेज लीड करता है एक्टिवेशन P53 की बाय फॉस्फोराइलेशन। अब एक्टिवेटेड P53 ट्रांसक्रिप्शन कराता है CDKNIA यानी P21 की ट्रांसक्रिप्शन, जो रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोराइलेशन को प्रिवेंट करेगा और G1S को ब्लॉक कर देता है इन द सेल। ये पॉज जो है वो अलाउ करेगा सेल्स को कि वो अपने DNA को रिपेयर कर दें, रिपेयर द DNA डैमेज। अगर DNA का डैमेज रिपेयर नहीं हो पा रहा तो P53 ना सेलुलर सेनेसेंस को इंड्यूस करवा देगा या अपोप्टोसिस को। ऑफ द ह्यूमन 70% डेमोन्स्ट्रेबल बाय एलिलिक म्यूटेशन TP53 में होती हैं। पेशेंट विथ रेयर लाइफ-रोमिनी सिंड्रोम इनहेरिट करते हैं एक डिफेक्टिव कॉपी TP53 की इन द जर्म लाइन, सच दैट ओनली वन एडिशनल म्यूटेशन चाहिए टू लूज द नॉर्मल P53 फंक्शन। लाइफ-रोमिनी सिंड्रोम के पेशेंट जो है प्रोन होते हैं टू डेवलप अ वाइड वेराइटी ऑफ ट्यूमर्स। एज विद द RB retinoblastoma, P53 can be incapacitated when bound by proteins encoded by the oncogenic DNA viruses such as HPV। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा पाथवे पे। तो मच इज़ नोन अबाउट द सर्किटरी जो अप्लाई करती है ब्रेक टू द सेल साइकिल। मॉलिक्यूल जो ट्रांसमिट करते हैं एंटी प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स एंटी टू द सेल्स, वो लेस वेल कैरेक्टराइज हुए हैं। बेस्ट नोन है TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये मेंबर है फैमिली ऑफ द डायमेरिक ग्रोथ फैक्टर्स का, जो इंड्यूस कराते हैं बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, जो इंक्लूड करते हैं बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स एंड एक्टिविन्स। ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एपिथेलियल, एंडोथेलियल एंड हेमेटोपोइटिक जो सेल्स हैं उनमें TGF बीटा पोटेंट इनहिबिटर होता है प्रोलिफरेशन का। ये रेगुलेट करता है सेलुलर प्रोसेसेस को बाय बाइंडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स जो कि TGF बीटा रिसेप्टर्स का बना होता है। TGF रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर 1 और 2 का डायमराइजेशन रिसेप्टर की अपॉन द लिगैंड बाइंडिंग लीड करती है कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो रिजल्ट करते हैं इन द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ऑफ द CDK इनहिबिटर्स with growth suppressing activity as well as repression of the growth promoting genes such as MYC and CDK4। Many form of the cancer में growth inhibiting effect TGF बीटा पाथवे का इम्पेयर हो जाता है म्यूटेशन जो अफेक्ट करती हैं TGF बीटा सिग्नलिंग को। इस तरह की म्यूटेशन अल्टर कर देती है टाइप 2 TGF बीटा रिसेप्टर को या SMAD मॉलिक्यूल, SMAD मॉलिक्यूल। ये सर्व करते हैं टू ट्रांसड्यूस द एंटी प्रोलिफरेटिव सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर टू द न्यूक्लियस। म्यूटेशन जो अफेक्ट करती हैं टाइप 2 रिसेप्टर्स को, वो कैंसर्स में देखी गई हैं ऑफ द कॉलन, स्टमक के कैंसर में, एंडोमेट्रियम के। वो म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन SMAD4 की 1 ऑफ द 10 प्रोटीन्स नोन टू बी इन्वॉल्व इन द TGF बीटा सिग्नलिंग में। तो इसकी जो म्यूटेशन है SMAD4 की वो कॉमन है पैनक्रियाटिक कैंसर्स। अदर कैंसर्स में कॉन्ट्रास्ट टू द लॉस ऑफ द TGF बीटा मीडिएटेड ग्रोथ कंट्रोल जो होती है लेवल डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोर TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ लॉस ऑफ P21 एक्सप्रेशन या फिर MYC की ओवर एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो इस तरह की ट्यूमर सेल्स जो है ना यूज़ कर सकते हैं अदर एलिमेंट ऑफ द TGF बीटा इंड्यूस प्रोग्राम, जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेशन या फिर प्रोमोशन एंजियोजेनेसिस की भी आ सकती है टू फैसिलिटेट द ट्यूमर की प्रोग्रेशन। थस TGF बीटा फंक्शन कर सकता है टू प्रिवेंट या फिर प्रोमोट भी कर सकता है ट्यूमर की ग्रोथ को, डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द अदर जीन्स इन द सेल पे।
इंडीड इन मैनी लेट स्टेज ट्यूमर्स में TGF बीटा सिग्नलिंग एक्टिवेट कर देता है एपिथेलियल टू मेसेंकाइमल ट्रांजिशन EMT को, जो कि प्रोसेस होता है जो प्रमोट करता है माइग्रेशन, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, एज हम बाद में देखेंगे कैसे। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन NF2 एंड APC। जब कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं इन द लेबोरेटरी तो उनके प्रोलिफरेशन फेल हो जाती है टू बी इनहिबिटेड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है टू द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो कि स्टॉप कर जाते हैं प्रोलिफरेटिंग वंस के वो कन्फ्लुएंट करें मोनोलेयर्स, वो कन्फ्लुएंट मोनोलेयर्स बना दें तो वो स्टॉप कर जाते हैं। मैकेनिज्म जो गवर्न करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को वो ओनली नाउ बीइंग डिस्कवर्ड है। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट मैनी टिश्यूज़ में मीडिएट होता है होमोडाइमेरिक इंटरेक्शन से बिटवीन द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैडहेरेंस। ई कैडहेरेन या एपिथेलियल जो है, जिसका ई का मतलब एपिथेलियल, वो मीडिएट करता है सेल टू सेल कॉन्टैक्ट एपिथेलियल लेयर्स में। दो मैकेनिज्म प्रपोज हुए हैं टू एक्सप्लेन कि कैसे ई कैडहेरेन मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को। सबसे पहले एक मैकेनिज्म जो मीडिएट होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन NF2 की मदद से। ये प्रोडक्ट है न्यूरोफाइब्रोमा 2। इसका प्रोडक्ट मोर कॉमनली कहलाता है मर्लिन। ये एक्ट करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ द ई कैडहेरेन इन अ सिग्नलिंग पाथवे जो हेल्प करता है टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। होमोजाइगस लॉस न्यूरोफाइब्रोमा 2 का होमोजाइगस उसको इज नॉन टू कॉज सर्टेन न्यूरल ट्यूमर्स एंड जर्म लाइन म्यूटेशंस इन द न्यूरोफाइब्रोमा 2 एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोन हेरिडिटरी कंडीशन जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 कहा जाता है। दूसरा मैकेनिज्म है नंबर 2 जिसमें ई कैडहेरेन रेगुलेट कर सकता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन्वॉल्विंग इट्स एबिलिटी टू बाइंड बी कैटिनिन जो कि अनदर सिग्नलिंग प्रोटीन है। अब बी कैटिनिन जो है ये की कंपोनेंट होता है WNT सिग्नलिंग पाथवे का, जो हम नीचे देखेंगे, जो जिसका ब्रॉड लेकिन येट इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड रोल होता है इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन एपिथेलियल सेल्स की, जो कि लाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को जैसे कि गट को। अ फर्दर क्लू टू द इम्पोर्टेंट ऑफ ई कैडहेरेन एंड बी कैटिनिन है इन द एपिथेलियल कैंसर इलिस्ट्रेट हुई है बाय द रेयर हेरिडिटरी डिजीज जिसको APC कहा जाता है, यानी एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई डिजीज़ में। ये डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है बाय डेवलपमेंट न्यूमरस एडिनोमेटस पॉलिप्स कॉलन के अंदर, जिनको वेरी हाई इंसिडेंस होती है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द कोलोनिक कैंसर में। पॉलिप कंसिस्टेंटली शो करते हैं लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन कार्ड APC नेम्ड फॉर द डिजीज़, जो एग्जर्ट करता है एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट इन एन अनयूजुअल मैनर। तो इसका लॉस हो जाता है क्योंकि एंटी प्रोलिफरेटिव है तो यही लॉस हो जाएगा, तो प्रोलिफरेशन बढ़ रही है। अब APC जो है वो इनकोड करता है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को, जिसका डोमिनेंट फंक्शन होता है कि वो प्रमोट करे डिग्रेडेशन बी कैटिनिन की, जिसके सेवरल फंक्शन होते हैं। इन एडिशन टू बाइंडिंग टू द ई कैडहेरेन, बी कैटिनिन भी एक की कंपोनेंट है WNT सिग्नलिंग पाथवे का, जो कि फिगर में दिखाया गया है। WNT जो है वो सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं जो बाइंड करते हैं WNT रिसेप्टर्स के साथ, जो इंटर्न ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल जो प्रिवेंट करे APC मेडिएटेड डिग्रेडेशन बी कैटिनिन की और अलो करें इसको टू ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस, जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की तरह एक्ट करे। क्विएसेंट सेल्स में जिन्होंने एक्सपोज ना हुए हों WNT को, तो साइटोप्लाज्मिक बी कैटिनिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है बाय डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स of which APC is an integral part. With loss of APC जैसे कि कोलन कैंसर में होता है, बी कैटिनिन की डिग्रेडेशन प्रिवेंट कर सकते हैं हम, एंड WNT सिग्नलिंग रिस्पॉन्स इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो जाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द WNT फैक्टर। कोलोनिक एपिथेलियम में ये लीड करेगा ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स की, जैसे कि साइक्लिन D, MYC एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर जैसे ट्विस्ट स्लग, जो रिप्रेस करेंगे ई कैडहेरेन की एक्सप्रेशन को, इसको रिप्रेस करेंगे और थस रिड्यूस कर देंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को। APC जो है वो बिहेव करते हैं टिपिकल ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरह।
इंडिविजुअल जो बॉर्न होते हैं एक म्यूटेटेड अलील से, वो टिपिकली फाउंड होते हैं टू हैव 100 of 1000 ऑफ एडिनोमेटस पॉलिप्स इन देयर कोलन उनकी टीन्स या 20s में। अब ये पॉलिप शो करते हैं लॉस ऑफ द अदर एपीसी अलील। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली वन या फिर मोर पॉलिप अंडरगो करते हैं मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एज डिस्कस लेटर। एपीसी म्यूटेशन 70 से 80% ऑफ द स्पोरेडिक कोलन कैंसर में देखी गई हैं। कोलोनिक कैंसर विद द नॉर्मल एपीसी जीन समटाइम शो करते हैं एक्टिवेटिंग द म्यूटेशन ऑफ द बी कैटेनिन, इसकी म्यूटेशन जो रेंडर करेगी उनको रिफ्रैक्टरी टू द डिग्रेडेशन एक्शन ऑफ द एपीसी। ये फिगर देखें, इसमें रोल एपीसी का दिखाया गया है इन रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन बी कैटेनिन की। एपीसी और बी कैटेनिन कंपोनेंट है WNT सिग्नलिंग पाथवे का। ए फिगर देखें, रेस्टिंग सेल है नॉट एक्सपोज टू द WNT, ठीक है। बी कैटेनिन बना रहा है मैक्रो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स, ये बी कैटेनिन है कंटेनिंग द एपीसी प्रोटीन, इसमें ही है। ये कॉम्प्लेक्स लीड करता है टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बी कैटेनिन की, इसकी ही डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बन गया। एंड इंट्रासेलुलर लेवल बी कैटेनिन के लो हैं। ये दूसरा बी फिगर देखें, जब सेल स्टिमुलेट होता है बाय सिक्रेटेड WNT मॉलिक्यूल्स की मदद से, तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जो है अब देखें डीएक्टिवेट हो गया है, डीएक्टिवेट हो जाएगा, बी कैटेनिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और साइटोप्लाज्मिक लेवल उसके बढ़ जाएंगे। देखें बी कैटेनिन ज़्यादा हो जाएगा। सी फिगर देखें तो ये देखो प्रोलिफरेशन होगी। जब अभी सी को ही देखें, बी कैटेनिन अब ट्रांसलोकेट करेगा न्यूक्लियस में, जहाँ पे ये बाइंड करेगा TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो एक्टिवेट कर देगा सेवरल जीन्स को जो कि सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अब सी फिगर में जब एपीसी म्यूटेट हो गया है, एपीसी ही म्यूटेट हो गया है या एब्सेंट है, तो डिस्ट्रक्शन बी कैटेनिन की नहीं हो पाएगी। बी कैटेनिन ट्रांसलोकेट करेगा न्यूक्लियस में और को एक्टिवेट करेगा जीन्स को जो प्रमोट करें सेल साइकिल को और थस बिहेव करते हैं इफ़ दे आर अंडर कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन बाय WNT। ऐसा महसूस होगा कि इनको WNT कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन वो नहीं है, और इस तरह से प्रोलिफरेशन इसमें भी होगी। तो ये है रेस्टिंग स्टेट WNT स्टिमुलेशन, ये ट्यूमर विद म्यूटेटेड एपीसी। समरी देख लेते हैं TGF बीटा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड APC बीटा कैटेनिन पाथवेज की। हमने कहा TGF बीटा प्रोलिफरेशन मैनी सेल टाइप्स की बाय द एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटिंग जीन जैसे CD की आइज की, या फिर सप्रेशन ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स की जैसे कि MYCs की, एंड दोज इनकोडिंग साइक्लिन्स, ठीक है। इस तरह से TGF बीटा इनहिबिट करता है प्रोलिफरेशन को।